हेलो बच्चा लोगों। हेलो बच्चा लोगों। आई होप आप बहुत बढ़िया होगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी बोर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट की बात करी थी, कौन कौन से पोस्टुलेट दिए कि उसने कौन कौन सी बातें रखी अपने मॉडल के थ्रू। आज हम देखने वाले कंक्लूजन फ्रॉम बोर्स मॉडल ऑफ एटम कि जो भी उसने बोर ने इतना काम करा, इतने एक्सपेरिमेंट करे, तो उसने क्या क्या फाइंड करा, उसने किन किन चीज़ों को फाइंड करा, उनको कुछ कंक्लूजन देखते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, मैथमेटिकल पोर्शन है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो देखो किस तरह से। सबसे पहले उसने बताया कि जो भी न्यूक्लियस के आसपास जो शेल है उनका रेडियस कैसा होगा। उसने बहुत सारी कैलकुलेशन करी, हालांकि हम भी कर सकते हैं बट अभी वो हमारे काम की नहीं है इस लेवल पे। फ्यूचर में ग्रेजुएशन वगैरह में जब भी तुम आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम इन चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है। तो उसने बहुत सारी कैलकुलेशन की और उसने क्या फाइंड करा कि रेडियस ऑफ ऑर्बिटर या रेडियस ऑफ शेल या स्टेशनरी रेडियो ऑफ स्टेशनरी स्टेट किसके इक्वल होगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन स्क्वायर क्या है, शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल दो। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। एन क्या हो गया, शेल नंबर। जैसे मान लो न्यूक्लियस है, इसकी पहली शेल हो गई एन क्या हो गया 1। दूसरी शेल की बात करें तो इसका एन क्या हो गया 2। तीसरी शेल करें तो इसका एन क्या हो गया 3। तो एन क्या है, शेल नंबर। जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ाते जाएंगे एन की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो उसने सिंपली बताया कि इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं, पहली दूसरी तीसरी पांचवी शेल जिसका तुम्हारा मन करे। एटॉमिक नंबर रखो और साथ में रखो शेल नंबर, हमारा रेडियस निकल जाएगा ऑर्बिट का। ए नोट क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग की इस रेडियस की वैल्यू किस में आएगी, आर्मस्ट्रॉन्ग में। आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। और एन क्या शेल नंबर, जेड क्या एटॉमिक नंबर, ए क्या आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम के लिए हम रेडियस वगैरह निकालते हैं। हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो बस सिंपली क्या करो, एन कितना, हाइड्रोजन एटम की पहली शेल है 1, एटॉमिक नंबर 1, तो इधर से हमारा रेडियस कितना आ गया हाइड्रोजन एटम की पहली शेल का 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आ गया पहली शेल का रेडियस। इसे बोर रेडियस भी बोल देते हैं क्योंकि बोर ने कैलकुलेट कर दिया तो उसने कहा इसे बोर रेडियस बोलो ज़रा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, आर्मस्ट्रॉन्ग भी कांस्टेंट है 0.529 को हम इसको जनरली ए नोट लिख देते हैं। तो हमारा R1 को हमने क्या लिख दिया, ए नोट लिख दिया। 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग को हमने क्या लिख दिया, ए नोट। तो पहला रेडियस क्या आ गया ऑर्बिट का, पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना आ गया हाइड्रोजन का, ए नोट। दूसरे का कितना आ जाएगा 0.529 इंटू में एन स्क्वायर, एन कितना हो जाएगा दूसरी शेल के लिए 2, तो ये क्या गया 4/1 0.529 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके इक्वल है ए नोट के, तो इधर से हमारा क्या आ गया 4 ए नोट, ठीक है। सिमिलरली हमारा R3 किसके इक्वल आ गया 9 ए नोट के। हमने 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या लिख दिया ए नोट, तो बस ए नोट इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड करते जाओ, हमारी वैल्यू आती जाएगी। तो रेडियस थर्ड ऑर्बिट का कितना आ गया, एन कितना हो गया 9, जेड कितना 1, तो 9 ए नोट। सिंपली अब देखो ये न्यूक्लियस पहली शेल का रेडियस कितना हो गया ए नोट। ए नोट की टर्म में हम बात करें, चाहे तो तुम 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग की टर्म में बात कर सकते हो। दूसरी शेल का रेडियस उसने कितना बताया 4 ए नोट, तीसरी का होता है 9 ए नोट। तो देख लो बच्चों उस टाइम पे उसने कितनी ज़्यादा खतरनाक कैलकुलेशन करी, वो इतने छोटे से एटम में इतनी बड़ी बड़ी बातें बता पा रहा था। इजंट इट इनक्रेडिबल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली उसने हीलियम प्लस जो कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, लिथियम 2 प्लस जो कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उस पर भी काम करा। उसने पहला रेडियस निकाला, फॉर्मूला क्या है वही सिंपली 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग को ए नोट रखा और इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड सिंपली वो लिखा। तो रेडियस पहली शेल का क्या आ गया हीलियम प्लस का ए नोट बाई 2, दूसरी शेल 2 ए नोट, तीसरी शेल का 4.5 ए नोट। सिमिलरली उसने जब लिथियम 2 प्लस का करा, पहली शेल का रेडियस आ गया ए नोट बाई 3, दूसरी शेल का आ गया 4 ए नोट बाई 3, तीसरी का आ गया 3 ए नोट। सिंपली है, फॉर्मूला लगाओ निकालो, बड़ा सिंपल। उसने तो बड़ी मेहनत करी, हमें तो बस एक फॉर्मूला लगाना है और निकालना है। फिर उसने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दी कि भैया जी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी जब वो शेल में घूमेगी, इतनी बड़ी बात बता दी। उसने फिर से बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी। उसने क्या फॉर्मूला निकाला, वी एन इज इक्वल टू 2.8 इंटू में 10⁻6 जेड बाई एन मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। 2.18 इंटू में 10⁻6 जेड बाई एन मीटर सेकेंड इनवर्स। जेड क्या एटॉमिक नंबर, एन क्या शेल नंबर, ठीक है। उसने बोला वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जेड के। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की। जितना पास होगा न्यूक्लियस की, जितना कम शेल नंबर उतनी ज़्यादा क्या होगी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। उसने सिंपली क्या करा, हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर लिया। जेड कितना आया 1, जेड कितना होगा हाइड्रोजन एटम के लिए 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का 1 होता है ना। और शेल कौन सी, पहली शेल की बात करें, पहली शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, N1 रखा तो उसकी एनर्जी आ गई 2.18 इंटू में 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स। सिंपली उसने ये भी कैलकुलेट कर लिया। फिर उसने बात करी एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट की, जो भी वो ऑर्बिट है उसकी एक्चुअली एनर्जी क्या होगी, जितने पहली शेल दूसरी शेल तीसरी शेल उसकी एनर्जी क्या होगी। फिर से उसने कैलकुलेट करी, उसने फॉर्मूला क्या निकाला, ई एन इज इक्वल टू माइनस एन क्या है हमारा शेल नंबर, ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, खुद ने पर एटम की बात करी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करी, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करी तो -13.6 Z²N² आया, ठीक है। और जब हम एनर्जी को जूल में जाए तो वो कैसे निकाल सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है बच्चों, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। बस उससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -2.18 इंटू में 10⁻18 Z²N² जूल पर एटम। हमने बस 13.6 को 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करा तो हमारी एनर्जी कितनी आ गई, -2.18 इंटू में 10⁻⁻18 Z²N²। जेड क्या हमारा एटॉमिक नंबर, एन क्या हमारा शेल नंबर। तो बस सिंपली जिस शेल की एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन में निकालो मज़े से, जेड पुट करो, एन पुट करो, आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इधर से एक बात और सामने निकल के है कि एनर्जी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी n² के, कि इतना ज़्यादा शेल नंबर बढ़ता जाएगा एनर्जी घटती जाएगी। तो देखो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ाएंगे एनर्जी घटेगी, एक्चुअली मैग्नीट्यूड घटेगा एनर्जी का, है ना, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक एक करके हमने निकाल ली हमने एनर्जी हाइड्रोजन की। फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है। Z²/n², जेड रखा 1, एन की वैल्यू 1, तो हमारी पहली शेल की एनर्जी कितनी आ गई, -13.6। दूसरी कितनी आ गई, -13.6 1/4, Z² रखा 1, n² कितना आ गया 4, तो इधर से हमारी दूसरी शेल की एनर्जी आ गई -3.4। तीसरी कितनी आ गई, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपली, ठीक है। तो जैसे जैसे हम शेल नंबर बढ़ाते जा रहे हैं हमारी एनर्जी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। बट एनर्जी नेगेटिव में है तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी जैसे जैसे किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो वो हमारा पार्टिकल, वो हमारा जो भी सब्सटेंस है, वो हमारा मैटर अनस्टेबल होता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती गई, न्यूक्लियर से दूर चलता गया, एनर्जी बढ़ती गई और वो इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता गया। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कैसा है नेगेटिव। पास रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे, जैसे दूर जाते रहेंगे अनस्टेबल होते जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा है कि जब इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल उसके न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से बाहर ही कर दिया, कि जहाँ तक उसका पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उसके बाहर ही कर दिया, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, 0। कि जब भी हमने एटम को आयनाइज करा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जितने भी हम बोर्ड के फॉर्मूला वगैरह लगा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए, ठीक है। आई होप ये एनर्जी वाली बात भी क्लियर हो गई होगी कि अगर हम न्यूक्लियस के फील्ड से, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से जब हम बाहर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, कम होता जाएगा। जैसे ही बिल्कुल बाहर चले गए एनर्जी कैसी होगी, 0 हो गई, ठीक है बच्चों। अब एक NCERT का क्वेश्चन करते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल, तुमसे बहुत ईजी हो जाएगा। कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। कहने कि पहले ऑर्बिट की हीलियम प्लस की एनर्जी निकालो और फिर उसका आप निकालो रेडियस। एनर्जी का फॉर्मूला अभी तुमने देखा, -2.18 इंटू में 10⁻⁻18 Z²N² जूल में। जेड कितना हीलियम का, 2, एन कितना है, पहली कौन सी ऑर्बिट की बात करें, पहली ऑर्बिट की, एन कितना आ गया 1। तो हमने बस सिंपली चीज़ों को पुट करा तो हमारी एनर्जी कितनी आ गई, -8.72 इंटू में 10⁻⁻18 जूल, ठीक है, बड़ा सिंपली आ गया। अब बात कर लेते हैं पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा 0.529 n² जेड इंटू में आर्मस्ट्रॉन्ग। एन कितना है 1, जेड कितना है 2, तो इधर से हमारा कितना आ गया रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का, 0.2645 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो तुम चाहे तो, ठीक है बच्चों। नैनोमीटर में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। चाहे तो तुम इसमें नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो, NCERT में नैनोमीटर में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग। सिंपली इसको कन्वर्ट कर लो नैनोमीटर में, ठीक है बच्चों। सिंपल चीज़ें थी, फॉर्मूले हैं, थोड़े से बस याद कर लेना, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप आपसे हो जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह की कोई डाउट होता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज़ बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बोर मॉडल को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।